हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन। आज हम लोग आपके सामने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है माइटोज और दूसरा क्या है, कॉन्ड्रिया। ये जो माइटोज शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूत्र, सूत्र यानी कि थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, कणिका, ग्रेन्यूल। यानी कि वास्तव में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, सूत्र कणिका कह देते हैं। जब भी हम किसी कोशिकांग को पढ़ते हैं तो हमको उसकी इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। इतिहास का मतलब ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या किस किस पर्सन ने जो है उसकी खोज की थी। तो आइए जाने हम माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास के बारे में। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कॉलिकर। उसने कीटों की पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन वास्तविकता के अंदर जो ऑल्टमैन और फ्लेमिंग है उनको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा, फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला कहा। लेकिन जो ये नाम माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम दिया था साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंडा। फिर एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था सिकविट्स। इन्होंने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। क्या कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका की शक्ति ग्रह हैं। इन्हें कोशिका का शक्ति ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एटीपी का क्या होता है, उत्पादन होता है, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इतना ही नहीं, आप आगे चलकर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे जो है वो श्वसन चक्र चलते हैं। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र हो, चाहे वो क्रेब्स चक्र हो, तो श्वसन के चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं। तो साइंटिस्ट जो था जिसका नाम था हॉकब्लूम, उसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिकीय श्वसन के स्थल है, यानी कि दे आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट क्यों दिया उसने, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो श्वसन के चक्र चलते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और दूसरे का नाम है जिसका की नाम है क्रेब्स चक्र। फिर एक वैज्ञानिक हुआ जिसका की नाम है पेटजियस। पेटजियस ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा। आगे चलकर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर कि हम आपको ऐच्छिक पेशियां पढ़ाएंगे। तो उन ऐच्छिक पेशियों वगैरह के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। इसीलिए पेटजियस ने इन्हें क्या कहा, सार्कोसोम कहा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मीव्स नामक वैज्ञानिक था, उसने निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ध्यान रखेंगे, निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो किसने की थी, मीव्स ने की थी। तो ये जो आपके सामने यहां पर डिस्प्लेड है ये वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास है। अब इतिहास पढ़ने के बाद में हमको ये मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है वो 5 से लेकर और 10 दिन का होता है। 5 से लेकर और कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको 4 चीजों को पढ़ना होगा। हमें साइज पढ़नी होगी, हमें उसका शेप पढ़ना होगा, हमें उसकी संख्या पढ़नी होगी और हमें उसकी संरचना पढ़नी होगी। सबसे पहले हम जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होती है, उसकी साइज कितनी होती है, यानी कि उसका आमाप जो है वो कितना होता है। तो यदि हम उसकी लंबाई को देखें और हम उसकी चौड़ाई को देखें, लंबाई और चौड़ाई को देखें, तो लंबाई में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो लगभग 3 माइक्रोमीटर से लगाकर और 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर से लगाकर और इनकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर के करीब होती है। तो ये इनकी क्या है, साइज है। और यदि इनकी हम शेप की बात करें, आकृति की बात करें तो आकृति इनकी कैसी होती है, तो आकृति इनकी या तो सॉसेज के समान होती है,
सॉसेज के समान होती है, सॉसेज के समान होती है, या फिर कैसी होती है, ये बेलनाकार होती है। बेलनाकार मतलब समझते हैं ना, ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो या तो इनकी आकृति सॉसेज के समान होती है, या फिर ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है, यानी कि कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो आपके सामने दो चीजें लिखी हुई है, साइज और इनका शेप लिखा हुआ है। अब यदि हम इनके नंबर की बात करें, यदि हम इनके नंबर की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रति कोशिका कितना होता है? तो नंबर यानी कि संख्या की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, वो संख्या जो होती है वो कितनी हो सकती है? 500 से लेकर, और ये संख्या जो है वो 1600 के करीब हो सकती है। एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से लेकर कितनी हो सकती है? 1600 तक हो सकती है। लेकिन ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो 500 से लेकर और 1600 तक ही होगी। ये संख्या जो है वो याद रखना, संख्या जो है वो कोशिका की सक्रियता पर क्या करती है? सक्रियता पर निर्भर करती है। कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। जो कोशिका जितनी ज्यादा सक्रिय होगी, जो कोशिका जितनी ज्यादा सक्रिय होगी, उसके अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। मान लीजिए हम बात करते हैं जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जंतु कोशिका उपापचय की दृष्टि से ज्यादा सक्रिय होती है और पादप कोशिका थोड़ी सी कम सक्रिय होती है, इसलिए जंतु कोशिका के अंदर हमेशा संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अब कुछ अपवादों की बात करें, कुछ अपवादों की हम बात करें। मैंने आपके सामने एक शैवाल का नाम लिखा है जिसका नाम है माइक्रोस्टीरियाज। इस माइक्रोस्टीरियाज नामक शैवाल के अंदर केवल कितना होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि हम एक और शैवाल की बात करें जिसका नाम है क्लोरेला फस्का, क्लोरेला फस्का, इसके अंदर भी कितने होते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि मैं आपके सामने एक ट्राइपेनोसोमा की बात करूं, वास्तव में ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोअन है। यदि मैं इस प्रोटोजोअन की बात करूं तो इसके अंदर भी कितना होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, माइक्रोस्टीरियाज और क्लोरेला फस्का नामक शैवालों के अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका होता है। और यदि हम ट्राइपेनोसोमा की बात करें तो कितना होता है? इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ट्राइपेनोसोमा क्या है? प्रोटोजोआ है। ये ऊपर के जो दोनों वर्णित हैं ये क्या चीज है? शैवाल है, राइट। अब यदि हम एक और एग्जांपल दें, केओज, ये केओज जो है वो वास्तव में जो है वो क्या चीज है? केओज एक जायंट अमीबा है। जायंट अमीबा का मतलब होता है वृहद अमीबा, राइट। तो ये केओज के अंदर जो है वो 5 लाख क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आप देख सकते हो कि संख्या, हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि संख्या 500 से 1600 के करीब ही होगी। ये संख्या 1 भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। तो ये जो संख्या है वो निर्भर करती है अलग अलग पादपों के अंदर, और जंतुओं के अंदर क्या होती है? ये अलग अलग होती है। क्लियर? अब हमने अभी पढ़ा है आपके सामने, हमने साइज पढ़ ली है, हमने शेप पढ़ लिया है, और हम लोगों ने नंबर पढ़ लिया है, संख्या पढ़ ली है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके सामने है वो यहां पर आप देख सकते हो, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, और ये जो चित्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? संरचना है। तो संरचना को आप जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है वो देखें। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखें तो आप देखो कि ये 2 झिल्लियों
दो झिल्ली युक्त रचना है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती है। एक बाह्य झिल्ली आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बाह्य झिल्ली है, और ये वाली जो है वो कौन सी है, आंतरिक झिल्ली है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बाह्य झिल्ली होती है ये बिल्कुल कैसी होती है, सपाट होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, और ये कहीं से भी वलयित नहीं होती है, और ये अधिक क्या होती है, पारगम्य भी होती है, ये अधिक पारगम्य भी होती है। लेकिन यदि हम इसकी आंतरिक झिल्ली को देखें, इसकी आंतरिक झिल्ली को देखें तो ये स्थान स्थान पर कैसी होती है, वलयित होती है। वलयित का मतलब होता है फोल्डेड, ये जगह जगह पर फोल्डेड है। आप देख सकते हो बाह्य जो झिल्ली है वो सपाट है, लेकिन अंदर की जो झिल्ली है वो कई जगहों से फोल्ड हो गई है, अंदर की तरफ अंतर्वलित हो गई है। तो आंतरिक झिल्ली स्थान स्थान पर अंतर्वलित है। इन अंतर्वलनों को, ये जो अंतर्वलन है, आंतरिक झिल्ली के जो अंतर्वलन है, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब अंतर्वलन है। तो ये जो आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन है, इन अंतर्वलनों को हम जानते हैं क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इन अंतर्वलनों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था जिसने क्रिस्टी के बारे में बताया वो क्या था, पलाडे साइंटिस्ट था। पलाडे साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये आंतरिक झिल्ली के वलनों को जो क्रिस्टे कहा, वो किसने कहा, पलाडे ने कहा। अब यदि हम देखेंगे तो इन क्रिस्टे के ऊपर आप कुछ विशेष रचनाओं को देख रहे हो। मानो कि ये जो रचना है वो क्रिस्टी है, तो इसके ऊपर आप इन रचनाओं के ऊपर गौर करें तो ये रचनाएं हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टे पर क्या उपस्थित होती है। तो क्रिस्टे पर ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, उपस्थित। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम्स होते हैं। यदि हम इन ऑक्सीसोम्स की बात करें तो ऑक्सीसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीसोम्स की जो संख्या होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10 to the power 4 to 10 to the power 5 ये संख्या होती है। यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें ऑक्सीसोम्स की, तो इन ऑक्सीसोम्स के अन्य नाम भी हैं। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको अन्य नामों से क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो पहला तो नाम है, इनको हम मोरन कण भी कहते हैं। मोरन कण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको मोरन कण, क्योंकि इनकी खोज जो है, इनकी खोज ऑक्सीसोम्स की जो खोज है वो किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फर्नांडिस मोरन। फर्नांडिस मोरन कण के वैज्ञानिक था, उसने इनकी खोज की थी, इसलिए इनका नाम हम मोरन पार्टिकल्स या मोरन कण भी कहते हैं। दूसरा नाम, इनको हम एक और नाम देते हैं F1FO कण, यानी कि F1FO पार्टिकल्स। याद रखना कि FO कारक की मदद से ऑक्सीसोम्स आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। याद रखना क्या कहा मैंने, एफओ कारक, ये जो एफओ कण है ना, ये एफओ कारक की मदद से ऑक्सीसोम्स आंतरिक झिल्ली से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जानते हैं इस कारक को क्या कहते हैं, इस कारक को क्या कहते हैं, ओलिगोमाइसिन। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, इसको शॉर्ट में ओएससीपी कहते हैं। मतलब एफओ कारक की मदद से ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। वास्तव में कारक है क्या, तो इस कारक को हम क्या कहते हैं, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन कहते हैं। शॉर्ट के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ओएससीपी कहते हैं। मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है ऑक्सीसोम्स का। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से एक ऑक्सीसोम को बाहर निकाला
और उस ऑक्सीसोम का चित्र बना रखा है। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक ऊपर का ये भाग जो है वो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं शीर्ष। एक बीच के अंदर वृंत है और नीचे का भाग क्या है, आधार है। ये वाला जो भाग है इससे ऑक्सीसोम्स जुड़े रहते हैं आंतरिक झिल्ली से। तो ये वाला क्या है, FO, और ये क्या है, F1 कहते हैं इसको। आधार को क्या कहते हैं, FO, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, F1 है। तो ये क्या हो गया, F1 FO कण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये और क्या है, अन्य नाम ऑक्सीसोम्स के क्या है, तो इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं हम, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और देखिएगा यहां पर गौर इस बात के ऊपर करना है कि ये जो इसका शीर्ष है, ऑक्सीसोम का जो शीर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके अंदर एक चक्र चलता है जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। यहां पर एक चक्र चलता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को हम बोलते हैं ETS चक्र भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। यदि पूछे आपसे कि श्वसन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहां चलता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑक्सीसोम है, उस ऑक्सीसोम का जो शीर्ष होता है उसके अंदर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र चलता है। और याद रहे ये जो चीज है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो चल रहा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए, ये ATP के संश्लेषण के लिए बहुत बहुत क्या है, जरूरी है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीसोम के अंदर ही जो शीर्ष होता है, इस शीर्ष के अंदर ही इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के द्वारा क्या बनती है, ATP बनती है। तो ATP यहां पर बनती है, तभी तो हम इससे क्या कहते हैं, हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। और ध्यान रखना यहां पर ATP निर्माण के लिए एक एंजाइम होता है और उसका नाम है ATPase। उसका नाम क्या है, ATPase। मैं यहां पर लिख देता हूं, ATPase एंजाइम के कारण ही क्या बनती है, ATP बनती है। यह एक एंजाइम है, इसको हम ATP सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेटेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ATP सिंथेटेज एंजाइम कहां पर पाया जा रहा है, यहां पर ऑक्सीसोम्स के शीर्ष में पाया जा रहा है। और यही वो एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके निर्माण के लिए, ATP के निर्माण के लिए यह एंजाइम जरूरी है। तो हमने इस बात को सीखा है कि ऑक्सीसोम का जो शीर्ष होता है उसके अंदर ETS चक्र चलता है। ETS चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP उत्पादन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ATP निर्माण के अंदर जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है ATP सिंथेटेज एंजाइम, जिसके कारण क्या बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है, ATP बनती है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे किसकी, ऑक्सीसोम्स की। अब यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया की और यदि अन्य रचनाओं को देखेंगे तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स। ये मेरा जहां पर हाथ चल रहा है, ये पूरा भाग जो है, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है, मैट्रिक्स है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो पहली बात तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। ये देखिएगा, श्वसन का एक चक्र तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र था जो ऑक्सीसोम्स के शीर्ष में चल रहा था। अब आपसे यदि पूछे कि क्रेब्स चक्र कहां चलता है, तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। क्योंकि इस चक्र के सभी आवश्यक एंजाइम मैट्रिक्स में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स में और क्या क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान देनी है कि मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का गुणधर्म होता है। कहने का मतलब यह है कि ये स्वयं प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रोटीन निर्माण के लिए कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये अपने स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं
वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, तो इनके पास में प्रोटीन बनाने के लिए फैक्ट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनके अंदर क्या होते हैं 70S प्रकार के क्या होते हैं राइबोसोम। इतना ही नहीं, इनके पास में अपना स्वयं का क्या होता है डीएनए होता है। ये जो डीएनए होता है ये कैसा होता है वृत्ताकार होता है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान इनके पास में जो डीएनए है वो कैसा है वृत्ताकार है। और हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डीएनए की उपस्थिति के कारण इनमें प्रतिकृतियन की क्या होती है क्षमता होती है। प्रतिकृतियन की क्या होती है क्षमता। प्रतिकृतियन का अंग्रेजी नाम लिख देता हूं, रेप्लिकेशन की क्या होती है क्षमता होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की कॉपी का क्या कर सकता है निर्माण कर सकता है। मैं फिर से यहां पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए और प्रतिकृतियन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अरे तभी तो हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को इन दो गुणधर्मों के कारण ही, प्रोटीन संश्लेषण के गुणधर्म के कारण और प्रतिकृतियन की क्षमता के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं अर्धस्वायत्त कोशिका अंग। अर्धस्वायत्त कोशिकांग, इसको अंग्रेजी नाम भी लिख देते हैं इसका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहने का मतलब है कि ये रह तो कोशिका के अंदर हैं, लेकिन ये कोशिका के अंदर रह तो रहे लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए और अपने प्रतिकृतियन के लिए ये कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये दोनों गुणधर्म इनके पास में स्वयं के अपने खुद के होते हैं। अब यदि हम इस बिहाफ के ऊपर कि ये एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यह भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिका अंग है। क्या कहा मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिका अंग है। मतलब ये रह तो कहां पर रहे कोशिका के अंदर, लेकिन खुद व्यवहार कैसे कर रहे हैं कोशिका की भांति ही क्या कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं। इनको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। इतना ही नहीं, इनको हम क्या कहते हैं, हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, वैसे ही हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की खुद की क्या बना सकता है कॉपी बना सकता है। अब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मार्गुलस। उसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। मार्गुलस ने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है। जो लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वैसे ही लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसमें भी क्या पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो मार्गुलस ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं रहते हैं। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की बात करें, यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति की बात करें, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैंगनी सल्फर
जीवाणु से हुई है, मतलब इसकी उत्पत्ति भी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से हुई है। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैंगनी सल्फर जीवाणु से हुई है। इसीलिए तो इसके अंदर कई सारे लक्षण जो हैं वो बिल्कुल किसके जैसे हैं? वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही समान है। तो ये मार्गुलिस ने स्टेटमेंट दिया था। हम एक और बात बताना चाहते हैं यहां पर कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। यह वास्तव में क्रेब्स चक्र का एंजाइम है। यह वास्तव में क्रेब्स चक्र का क्या है? एंजाइम है। लेकिन मैंने कहा था कि क्रेब्स चक्र के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, यह क्रेब्स चक्र का एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो आंतरिक झिल्ली से संलग्न रहता है। आंतरिक झिल्ली से संलग्न रहता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ना पाया जाकर और ये भीतरी झिल्ली से संलग्न रहता है। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की साइज, शेप, संख्या और संरचना। एक और चीज माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखें कि यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करना चाहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किससे कर सकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित, एक अभिरंजक होता है जेनस ग्रीन बी। क्या कहा मैंने? जेनस ग्रीन बी से हम उसे अभिरंजित कर सकते हैं। अभिरंजित का मतलब समझते हैं? उसे हम क्या कर सकते हैं? स्टेन कर सकते हैं। अब हम अंत में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ने जा रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के क्या मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला तो कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीसोम्स होते हैं उनके शीर्ष के अंदर, शीर्ष में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र चलता है, जिसके कारण एटीपी का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो पहली बात तो यह है कि एटीपी का संश्लेषण होता है। दूसरी चीज, वसा का ऑक्सीडेशन होता है। वसा का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे कई सारे एंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऐसे कई सारे एंजाइम से जो वसा के ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टीरॉइड्स का भी संश्लेषण होता है। कई सारे उत्तेजक पदार्थ होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स का भी संश्लेषण होता है। और एक और फंक्शन है कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन, एचबी सिंबल है किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के हीम भाग, हीम भाग क्या होता है? हीमोग्लोबिन का हीम भाग क्या है? लोह युक्त भाग है, आयरन भाग है। तो हीमोग्लोबिन के हीम भाग का भी संश्लेषण होता है। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, एटीपी का संश्लेषण होता है, वसा का ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टीरॉइड्स का भी संश्लेषण होता है, और हीमोग्लोबिन का जो हीम भाग होता है उसका भी संश्लेषण होता है। तो ये पूरी जो चर्चा थी माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री और उसकी साइज, शेप, नंबर, संरचना और उसके कार्य, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्क्रिप्शन था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मैं उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने की उसकी कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट। मेरे अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।